स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। खटीमा सीएम धामी का विधानसभा क्षेत्र है, जहां उनकी गैर मौजूदगी में उनकी पत्नी गीता धामी लगातार कार्यक्रम कर रही हैं। और यही नहीं, महिलाओं से सीधे जुड़ने के लिए उनके साथ पहाड़ के पारंपरिक गीतों पर नृत्य भी करती हुई दिखाई दे रही हैं। साथ ही सीएम धामी के क्षेत्र के साथ उत्तराखंड में हो रहे विकास को लेकर समर्थन भी मांग रही हैं। जोश उनमें है, बहुत उत्साह है और सभी ने इस बार ठाना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी श्री धामी जी को यहाँ से फिर से विजय दिलवाएंगे और पूरे उत्तराखंड को जो है युवा सरकार 60 के पार के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करेंगी और जो है पूरे प्रदेश को आगे लेकर के धामी जी जाएंगे और मोदी जी के सपने को साकार करेंगे। राज्य में विधानसभा चुनाव टालने वाली याचिका पर आज नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कि कोर्ट ने चुनाव आयोग से ऑनलाइन चुनाव और चुनावी रैली करने की संभावनाओं को तलाशने को कह दिया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी भी की है कि जब कोर्ट से लेकर सब वर्चुअल मोड में चालू हो रहे हैं तो चुनावी रैली वर्चुअल क्यों नहीं हो सकती। कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को यह भी निर्देश दिया कि कोविड के लिए बनी जिला निगरानी समिति की रिपोर्ट फाइल करे। अगली सुनवाई 12 जनवरी को होगी। भारत के जो चुनाव आयोग हैं उनसे सिंपली इतना कहा है कि जो चुनाव की रैलियां हैं वो वर्चुअल मोड में हो सकती हैं और चुनाव को भविष्य में जो है वर्चुअल मोड से कराए जाने के लिए भी जो स्थितियां हैं उस पर भी विचार करने के लिए मात्र माननीय न्यायालय ने आज कहा है। सरकार को भी उधर कोविड का जिस तरह से संक्रमण एक बार फिर से बढ़ने लगा है, उसने सियासी दलों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। और चिंता यह भी है कि अगर इलेक्शन कमीशन ने रैलियों पर रोक लगाई तो फिर डिजिटल मंच ही एकमात्र रास्ता बचेगा। तो ऐसे में किसकी क्या तैयारी है, जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। पिछले 2 साल में कोविड संक्रमण के चलते राजनीतिक पार्टियां सोशल मीडिया पर सक्रिय हुई हैं। कोविड के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर ये आशंका जताई जा रही है कि चुनाव आयोग बड़ी रैलियों पर रोक लगा सकता है। ऐसे में डिजिटल प्लेटफॉर्म ही एकमात्र रास्ता हो सकता है जिसके सहारे पार्टियां अपनी बात जनता तक पहुंचा सकती है। बीजेपी का कहना है कि उनके पास कोविड फर्स्ट और सेकेंड वेव का अनुभव है। दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि यदि ऐसी कोई पाबंदियां चुनाव आयोग लगाता है तो पार्टी उसे फॉलो करेगी, लेकिन बीजेपी के लिए कुछ, कांग्रेस के लिए कुछ और नियम नहीं होने चाहिए। डिजिटल प्लेटफॉर्म का हमारा पूरा मैकेनिज्म तैयार है। जैसे कोविड फर्स्ट और 2 में हमने काम किया है, किस तरीके से हमने पूरा एक रैलियां करी थी 70 विधानसभाओं की, वो सारी वर्चुअल थी और बहुत सक्सेस हुई। लोगों के लिए नया चीज़ था कि घर में बैठे हम इतना अच्छा से लोगों के साथ, मतलब अपने केंद्रीय नेताओं के साथ, अपने स्टेट लीडर के साथ बूथ का कार्यकर्ता जोड़ा या अन्य लोगों को हम बूथ का कार्यकर्ता भी जोड़ेगा। तो एक बहुत अच्छा सिस्टम है हमारे पास, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा कुछ होता है तो भारतीय जनता पार्टी जो गाइडलाइन मिलेगी, और हम लोग हमेशा कोरोना में इस माहौल में पार्टी लोगों की सेवा की है और हम उसको बचाने के लिए भी अगर हमें कुछ ऐसा करना होगा तो हम बिल्कुल तैयार हैं। अभी ऐसा तो हुआ नहीं ना, जब होता है देखेंगे। अभी तो तैयार तो बीजेपी सबके लिए तैयार है, वो तो अलग बात है, लेकिन जब डिसीजन होता है तब देखेंगे। हम चुनाव आयोग से बातचीत वगैरह सब पार्टी से बातचीत करना चाहिए। एक नजर बीजेपी और कांग्रेस की सोशल प्लेटफॉर्म पर मौजूदगी पर डालें तो उत्तराखंड कांग्रेस के फेसबुक पर जहां करीब 98,000 फॉलोवर हैं, वहीं बीजेपी के 2,61,000 के करीब फॉलोवर हैं। कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के 66,800 फॉलोवर हैं, जबकि बीजेपी के 1,17,000 फॉलोवर हैं। वहीं इंस्टाग्राम पर बीजेपी के जहां 14,000 से अधिक फॉलोवर हैं, वहीं कांग्रेस के मात्र 9,000 के आसपास। हम कर लेंगे फिर हम तो फुट सोल्जर हैं। हम देखे तो हमारा हुनर भी देखे। हम यदि प्रतिबंध हो तो फिर सबके लिए हो। ऐसा नहीं है कि भाजपा को छूट और उनको छूट नहीं। जो राज्य हित में, जनता के हित में निर्णय होगा, हम उसका पालन करें। सोशल प्लेटफॉर्म के आंकड़ों पर यकीन करें तो साइबर संसार में बीजेपी कांग्रेस पर 20 साबित होती नजर आ रही है। और अगर रैलियों पर प्रतिबंध लगा तो उत्तराखंड के इतिहास में भी ये पहला चुनाव होगा जो ग्राउंड के बजाय डिजिटल मंच पर लड़ा जा रहा होगा। देहरादून से दीपांकर भट्ट के साथ सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।
उधर कांग्रेस अगले करीब 10 दिन के भीतर अपना घोषणा पत्र जनता के सामने रखेगी। ऐसे में कांग्रेस का यह कहना है कि प्रचंड बहुमत के बाद भी 3 मुख्यमंत्री बदलना जनता की भावनाओं का अपमान है। राज्य में कोई काम नहीं हुआ और इसीलिए कांग्रेस यही बात जनता तक पहुंचाएगी और अगले 5 साल के लिए जो वायदे करेगी वो पूरे भी करेगी। ये कहना है कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव का। देवेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस 70 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ेगी। ये बात उन्होंने न्यूज 18 से खास मुलाकात में कही। 60 पार युवा नेतृत्व के नारे के साथ बीजेपी 2022 के चुनाव में जा रही है। कांग्रेस ने क्या कोई टारगेट रखा है सीटों पर? मेरे साथ प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव। सर, आपने कोई टारगेट रखा है? 60, 50, 55? टारगेट 70 की 70 सीटें हैं और मैं समझता हूं कि हमारा जो कैडर है, हमारा जो नेतृत्व है, वो लगातार 70 की 70 सीटों पर काम कर रहे हैं। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं कि जो हमारे आज कंटेंडर्स उभर कर आए हैं इस दौरान, हम लगातार उनके ऊपर नज़र रखे हैं, कौन किस तरीके की एक्टिविटीज़ कर रहा है, संगठन के साथ कितना व्यवहारिक है, वो लोगों के साथ कितना अपना तालमेल बना के रखा है। तो हमारा स्पष्ट है कि हम 70 की 70 सीटों पर मजबूती के साथ चुनाव में जा रहे हैं और मुझे खुशी है कि आज इस तरीके का माहौल पूरे उत्तराखंड में है कि हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स 70 की 70 सीटों पर मिल रहा है। जिस बात को आप लगातार कैश कराने की कोशिश कर रहे हैं कि 3 मुख्यमंत्री आपने बदले, बीजेपी ने 3 मुख्यमंत्री बदले, इस बात को आप पब्लिक को किस लिहाज से आप बताना चाहते हैं? देखिए, बात सीधी है। बड़ी उम्मीद थी लोगों को, 2017 का चुनाव था, बड़ी उम्मीदें थी, बेरोजगारी कम होगी, महंगाई कम होगी, उनका क्षेत्र का विकास होगा, महिलाओं को सम्मान मिलेगा, मजदूरों को उनका उचित सम्मान मिलेगा, किसानों को उनका हक मिलेगा। लेकिन 5 साल का अगर कार्यकाल हम देखते हैं तो पूरी तरीके से विफल साबित ही भारतीय जनता पार्टी हुई है। हमारी ये कोशिश है कि जो 3 मुख्यमंत्री बदले हैं इस दौरान, तो जो 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा हमारा कैंपेन है, कहीं ना कहीं उसी पे केंद्रित है और ये मर्म है उत्तराखंड के लोगों का। लोगों ने देखा है, लोगों ने जाना है और जो मर्म उभर के आया वो यही है कि शायद 3 दिन मुख्यमंत्री आए और उन्होंने हमारा खेल खराब कर दिया। हम लगातार भारतीय जनता पार्टी से पहले मांग करते रहे, फिर पूछते रहे कि ये इनकी गलती क्या है। या तो वो अपनी गलती एक्सेप्ट करें या फिर वो कहें कि भाई नहीं, हमने इसको प्रयोगशाला के रूप में यूज किया है। क्योंकि 4.5 साल आपने देखिए कि कोई काम पूरे प्रदेश में नहीं हुआ, पूरी तरीके से फेल साबित हुई। 6 महीने में सिर्फ घोषणाएं करना, क्या आप आज भी चुनाव के मोड में? 2017 से पहले भी आपने बातें की थी, आपने वादे किए थे, आज उन्हीं की घोषणा कर रहे हैं। 5 साल ये जनता के जो खराब हुए हैं, जो एक स्थान पर थे और उससे पीछे वापस धकेला गया उनको, क्या जनता उनको माफ करेगी? बिल्कुल नहीं करने वाली। कांग्रेस डिलीवर करने में विश्वास करती है, इसलिए सोच समझकर जो बातें हमने तय की हैं अपने मैनिफेस्टो में, हम जल्दी उसको रिलीज करेंगे और आप देखेंगे एक ऐसा मैनिफेस्टो जिसमें उत्तराखंडियत को अहमियत मिलेगी, उत्तराखंड के स्वाभिमान को अहमियत मिलेगी। हम ऐसा मैनिफेस्टो लेकर आएंगे। कितने दिनों में मान लें कि मैनिफेस्टो पब्लिक के सामने? अगले 10-15 दिन में, 10 दिन में हम कोशिश करेंगे, हमारा मैनिफेस्टो पब्लिक करेंगे और उसमें वो सारी बातें हम विस्तार से चर्चा करेंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। थैंक यू। तो ये कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, जिनका साफ तौर पे कहना है कि 3 मुख्यमंत्री बदलने की बात को कांग्रेस एक बड़ा मुद्दा बनाएगी। ये मुद्दा कहीं ना कहीं जनता को इफेक्ट भी करेगा और किन मुद्दों के साथ कांग्रेस अगले 5 साल के लिए यहां पर सरकार में आएगी, किन वादों के साथ सरकार में आएगी, वो भी मैनिफेस्टो बहुत जल्द जनता के सामने आएगा। कैमरा पर्सन राकेश शाह के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज 18 देहरादून। उधर अल्मोड़ा जिले की 6 सीटों पर रायशुमारी के लिए भाजपा ने 2 पर्यवेक्षक और 2 सह पर्यवेक्षकों को भेजा है। इसमें हयात सिंह मेहरा और बलराज पासी पर्यवेक्षक हैं। अल्मोड़ा और द्वाराहाट सीट पर बीजेपी के सिटिंग विधायक होने के साथ 6 दावेदारों की फौज खड़ी है, जबकि रानीखेत और जागेश्वर सीट पर भी भाजपा में दावेदारों की लंबी फेहरिस्त है। अल्मोड़ा और जोगेश्वर सीट पर 5 जनवरी, सोमेश्वर रानीखेत सीट पर 6 जनवरी, 8 जनवरी को द्वाराहाट और सल्ट के दावेदारों से पर्यवेक्षक मुलाकात करेंगे। वहाँ के जागेश्वर मंदिर से प्रारंभ किया है उनकी, और ये गोलियों की यहाँ पर पहुँचे हैं, नैना देवी के यहाँ पर। वहाँ लगभग 9 उम्मीदवार हमारे सामने आए और 9 में 3 नाम हमने मांगे हैं।
वहीं बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर एक बार फिर से 2022 चुनाव में 3% मतदाताओं की संख्या बढ़ गई है। इसके बाद राजनीतिक पार्टियां युवा मतदाताओं को अपने पक्ष में करने पर जुटी हुई हैं। हालांकि अभी विधानसभा चुनाव की तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन चुनावी माहौल में युवा मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए भाजपा हो या कांग्रेस अभी से ही जुटी हुई है। बद्रीनाथ विधानसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा युवा मतदाता सम्मेलन कराया जा रहा है, जिसमें युवाओं को सम्मानित करके अपने पक्ष में करने की कोशिश हो रही है। जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं उनको हम अपनी बातों को रखेंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि देश की मजबूती के लिए नरेंद्र भाई मोदी के हाथ को मजबूत करना है। हमारा बड़ा है, उसके लिए मैंने भी प्रयास किया है। मैंने स्वयं इसको बहुत डीपली लिया कि हमारा कोई मतदाता न छूटे। और इसका एक पक्ष और भी है, जो लंबे समय से जो पलायन हुआ था, पलायन भी वापिस हुआ है, इसलिए भी हमारा वोटर परसेंटेज बढ़ा है। ये एक उपलब्धि के रूप में मैं देख रहा हूँ। हालांकि युवा मतदाताओं की भी अपनी अपनी डिमांड है और युवा मतदाता शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन, रोजगार और विकास कार्यों को लेकर राजनीतिक पार्टियों को वोट देने की बात कर रहे हैं। जी, मेरा इस बार पहला मतदान रहेगा। जो मतदान रहेगा वो शिक्षा, स्वास्थ्य और क्षेत्र के विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए जो मेरा मत रहेगा वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए, मेरा मत विकास के लिए अपने क्षेत्र के लिए पड़ेगा। 18 वर्ष से अधिक आयु वाले मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए प्रशासन ने भी काफी तैयारियां की हैं। जगह जगह जनप्रतिनिधियों के द्वारा जनसंपर्क बढ़ाकर युवाओं को मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस बार 3% से अधिक एडिशन मतदाता में हुआ है और जो कि एक बहुत अच्छा संकेत है। 18 से उम्र से ऊपर के जो बच्चे हैं यानी जो नवीन मतदाता हैं, उनका हर प्रत्येक बूथ में हमने जाकर चेक किया है कि संपूर्ण लोग जो कि 18 से अधिक उम्र के हो गए हैं, उनका इस बार मतदाता उसमें रजिस्ट्रीकरण हो चुका है। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, हर कोई इस बार युवा मतदाताओं पर फोकस कर रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि बद्रीनाथ विधानसभा सीट में युवा मतदाताओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में देखना होगा कि इस बार युवा मतदाता किस राजनीतिक पार्टी के भाग्य का फैसला करते हैं। न्यूज़ 18 के लिए जोशीमठ से नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। और देहरादून में इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त चल रही, सीधे आपको लिए चलते हैं। ओके, तो आपको स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा, जनरलाइज्ड मैं उत्तर नहीं दे पाऊंगा। कई जिलों से ये शिकायत है कि उनके यहाँ अभी पुराने भुगतान नहीं हुए। अब प्लीज मुझे बता दीजिए कहाँ पे है करके, मैं दिखवा दूंगी उसको। मैडम, ये तो आपके डिपार्टमेंट से ही पता लग जाएगा ना कि जो जिला निर्वाचन है कि भाई उन्होंने कितनों के भुगतान किए हैं, नहीं किए हैं। ठीक है। हाँ, नहीं बनेंगे। मॉडल पोलिंग स्टेशन जस्ट 100 ना, वी हैव सेड 140 or 100 नो टोटली हाउ मच वी हैव गिवन इन दिस थिंग 100 लिखा है। अभी हम जो 100 पर नहीं उतना नहीं कर पा रहे। बेसिकली विमेन वाला जो है वी हैव गिवन अ नंबर ऑफ 100, परंतु ये अभी भी एक्चुअली आप ना बहुत एडवांस क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अभी हम प्रिपेयर कर रहे हैं। एक पर्सन विद डिसेबिलिटी 5 to 10 रेंज समझ के ले जाइएगा। मैं फॉर्म अप फिगर बाद में दे दूंगी। जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज उसको मैन करेंगे, वैसे वाला बूथ 5 to 10 को लेके चली जाए। तो जानकारी इलेक्शन कमीशन की तरफ से दी जा रही थी। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा। आत्मनिर्भर